आप देख रहे हैं चलते चलते दो खबर। कांग्रेस दिग्गज नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी में सर्वसम्मति से स्थापित नेता राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव में अप्रत्याशित हार के कारण जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की बात कही है। सूत्रों के अनुसार उन्होंने हरियाणा चुनाव से जुड़े हुए नेताओं से हरियाणा चुनाव में इस अप्रत्याशित हार का कारण केवल एक वाक्य में ही बताने को कहा है। ऐसे में चलते चलते दो खबर की हरियाणा चुनाव की विश्लेषण रिपोर्ट राहुल गांधी के लिए मददगार साबित हो सकती है। हमारे हरियाणा चुनावों के सर्वे और संपूर्ण विश्लेषण के आधार पर हरियाणा चुनाव में इस हार का प्रमुख और एकमात्र कारण राहुल गांधी के स्वयं का कमजोर होना और सब कुछ जानते समझते कठोर निर्णय लेने से डर जाना ही रहा है। सारे देश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डरो मत का मंत्र देने वाले राहुल गांधी हरियाणा चुनाव में शुरू से ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी जाट केंद्रित राजनीति से डरे हुए प्रतीत हुए। राहुल गांधी ने हरियाणा में स्वघोषित एकमात्र जाट नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनैतिक ताकत के सामने कब घुटने टिका दिए, ये शायद उन्हें स्वयं को भी पता नहीं चल पाया होगा। अन्यथा वो अपने नेताओं से एक वाक्य में हरियाणा चुनाव की हार का कारण कभी नहीं पूछते। चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल की मृत्यु के बाद हरियाणा में जाट नेता की कुर्सी खाली दिखाई देने लगी थी। 37 विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखने वाले 20 से 30% जाट मतदाताओं का नेतृत्व करने की अति महत्वाकांक्षा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जाट आधारित राजनीति ने हरियाणा में कांग्रेस को जाट पार्टी के रूप में चित्रित कर दिया। राहुल गांधी ने इस चित्रण का न तो कभी खंडन किया और न ही कभी ऐसे राजनीतिक संकेत दिए जिससे समय आने पर वह प्रदेश के अन्य वर्गों और जातियों को यह भरोसा दिला सके कि कांग्रेस किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं है। इससे भाजपा को गैर जाट वोटों को संगठित करने में मदद मिली। वहीं राहुल गांधी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने कब समर्पण कर दिया, ये उन्हें स्वयं को विचार करने की आवश्यकता है। राहुल गांधी को हरियाणा में जाट बहुल सीटों पर भाजपा के अच्छे प्रदर्शन के साथ हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस की प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए जाट प्लस फॉर्मूले पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। राहुल गांधी अपनी पार्टी के हरियाणा में पूर्व के प्रदर्शन के आधार पर यह देखने में भी चूक कर गए कि ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस हरियाणा में जाटों पर निर्भर नहीं रही है। हरियाणा में जाट आधारित जातिगत राजनीति केवल चौटाला परिवार ने ही की है। चौधरी बंसीलाल और भजनलाल सर्व समाज में स्वीकार किए जाने वाले नेता होते थे। हरियाणा में जाति विशेष की राजनीति कांग्रेस की ताकत कभी नहीं थी। कांग्रेस हरियाणा में जाट राजनीति के केंद्र में कभी नहीं थी, बल्कि जाट राजनीति चौटाला परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी। देवीलाल और चौटाला के बाद हरियाणा की जाट राजनीति के केंद्र में आने के लालच से भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वयं को नहीं रोक पाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक रूप से यह कहते रहे हैं कि वो सीएम या नेता बाद में है, पहले वो एक जाट है। हालांकि मंगलवार को आए हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम हुड्डा और उनकी जाट आधारित रणनीति के लिए एक झटका साबित हो सकते हैं, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस को जीत दिलाने में असफल रहे। यह समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राहुल गांधी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। हुड्डा परिवार को यह सोचना है कि वह अपनी राजनीति को केवल जाट आधारित राजनीति से जाट प्लस तक कैसे विस्तारित करे, और राहुल गांधी को यह सोचना है कि क्या कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देवीलाल और चौटाला परिवार के स्थान पर जाट नेता के रूप में स्थापित करने के लिए कांग्रेस पार्टी का मंच और साधन प्रदान करती रहेगी। ऐसे में राहुल गांधी को यह नहीं भूलना चाहिए कि यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा देवीलाल और चौटाला परिवार के स्थान ले लेते हैं तो वो सदैव के लिए कांग्रेस पार्टी में एक अधिकार तो बना ही लेंगे, साथ ही कांग्रेस की सभी जातियों के साथ लेकर चलने वाली छवि को भी पूर्णतः समाप्त कर देंगे। हुड्डा परिवार, जो राजनीति में अपनी चौथी पीढ़ी तक पहुंच चुका है, ने भजनलाल की जगह लेते हुए कांग्रेस आला कमान के समर्थन से हरियाणा में जाट समुदाय को केंद्र में रखकर शासन किया और खुद को जाट नेता के रूप में स्थापित किया है। हालांकि यह भी एक ज्ञात तथ्य है कि 2016 में हरियाणा में जाट आरक्षण के दंगों और बलवों के पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ होने के चर्चे और आरोप सुनाई देते रहते हैं। इनेलो पार्टी के नेता अभय चौटाला ने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जाट नेता बनने की आकांक्षा को स्पष्ट किया है। अभय चौटाला का मानना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे को चौटाला परिवार के स्थान पर हरियाणा के प्रमुख जाट नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। इसके विपरीत भाजपा ने हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की छवि को चौटाला परिवार की जगह केवल एक जाति को ही समर्पित नई जाट पार्टी के रूप में मजबूत करने में सफलता प्राप्त की है। इस प्रक्रिया में भाजपा ने कांग्रेस की ऐतिहासिक ताकत और राजनीति को अपने में समाहित कर लिया है और अपनी पार्टी की छवि को सर्वदलीय और सर्व समाज की पार्टी के रूप में स्थापित लिया है। इसका उन्हें सीधा लाभ भी मिला है। मतदान की तारीख तक यह स्पष्ट हो गया था कि जाट नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस हरियाणा में जीत हासिल करेगी और प्रदेश की सत्ता में केवल जाटों का प्रभुत्व रहेगा। जैसे पूर्व में भी हरियाणा की जनता चौटाला परिवार की जाट आधारित राजनीति को अस्वीकार करके कांग्रेस पर भरोसा करती थी, अब की बार चुनाव परिणामों में हरियाणा ने एक बार फिर एक जाति पर केंद्रित राजनीति को अस्वीकार कर दिया।
हरियाणा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र निस्संदेह दो प्रमुख जाट चेहरे बन गए हैं, जिनका प्रभाव इतना अधिक है कि उनके राजनीतिक विरोधी भी इसे नकार नहीं सकते। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल और जाटशाही शब्द ने राज्य में हुड्डा और जाट प्रभुत्व को एक दूसरे का पर्याय बना दिया है। भाजपा ने हुड्डा सीनियर के 10 वर्षों के शासनकाल के दौरान कांग्रेस पर जाटों के पक्ष में होने के आरोप लगाए। भाजपा ने इस धारणा को भी प्रमुख मुद्दा बनाते हुए जनता के मध्य नैरेटिव चलाया कि कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में वजूद केवल हुड्डा पिता पुत्र की जोड़ी के इर्द गिर्द ही घूमता है। भाजपा ने यह भी दावा किया कि हरियाणा में कांग्रेस केवल बापू बेटा पार्टी बनकर रह गई है। कुमारी सैलजा भी इन्हीं बातों से नाराज थी, जो कि चुनाव के दौरान स्पष्ट देखा गया। 2 बार मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने के लिए जाट समुदाय पर अपनी उम्मीदें टिकाई थी। कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने भी उनका साथ दिया। कांग्रेस द्वारा मैदान में उतारे गए कम से कम 70 उम्मीदवारों को हुड्डा खेमे का समर्थन प्राप्त था। हालांकि चुनाव परिणाम कांग्रेस की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। कांग्रेस ने सोचा था कि यह फॉर्मूला उसके अभियान को आसान बना सकता है, लेकिन यह 2005 के विधानसभा चुनाव की तरह ही उल्टा पड़ गया। 2005 में कांग्रेस ने चौटाला परिवार की जाट केंद्रित राजनीति के विरुद्ध जनता से अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त करके सत्ता हासिल की थी, परंतु भजनलाल की जगह एक जाट चेहरे को मुख्यमंत्री बना दिया था, जिससे प्रदेश की जनता की भावना को गहरा धक्का भी लगा था। 2024 में बीजेपी कांग्रेस के स्थान पर नॉन जाट वोट बैंक से उम्मीद लगाए हुई थी और कांग्रेस नेतृत्व का मानना था कि सत्ता विरोधी लहर के सहारे और भाजपा सरकार की विभिन्न गलत नीतियों के खिलाफ हरियाणा प्रदेश की जनता जाट नेतृत्व को पुनः स्वीकार कर लेगी। परंतु यह दाव सफल नहीं हो पाया। निरस्त हो चुके कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में हरियाणा के किसानों और जाटों का कांग्रेस पार्टी को भरपूर समर्थन मिला था। कांग्रेस नेतृत्व को आशा थी कि इस विरोध प्रदर्शन को मजबूत समर्थन देने वाले जाट चुनावों में कांग्रेस पार्टी के पीछे एकजुट होंगे और जाट कांग्रेस के साथ आए भी। हुड्डा के नेतृत्व में भले ही कांग्रेस अधिकांश जाट वोटों को अपने पाले में करने में कामयाब रही, लेकिन इससे कांग्रेस को कुल सीटों में कोई मदद नहीं मिली। यहां तक कि जाट बहुल सीटों पर भी नॉन जाट वोटों की गिनती जाट वोटों से ज्यादा निकली। जाटों पर अत्यधिक जोर देने का नतीजा उल्टा हुआ। इसके परिणाम स्वरूप गैर जाट मतदाता एकजुट हो गए। हरियाणा में 2005 की तरह और 2016 के ताजे घावों के साथ हरियाणा प्रदेश में एक बार फिर गैर जाट मतदाता डर गए, जो एकजुट होने के लिए मजबूर हो गए। वे राजनीति में एक जाति के वर्चस्व की वापसी के डर से एकजुट हो गए। आरक्षण की ऊपरी सीमा को खत्म करने और जनसंख्या के आधार पर आरक्षण के प्रस्ताव ने जाट मतदाताओं को भी हैरान कर दिया है। जाट समुदाय लंबे समय से अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में शामिल होने की मांग कर रहा है, जिन्हें वर्तमान में शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण प्राप्त है। ओबीसी श्रेणी में शामिल न होने पर यदि सीमा हटा दी जाती है तो इससे जाट समुदाय को नुकसान हो सकता है। कांग्रेस का यह दावा कि वह 1992 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार आरक्षण पर 50% की सीमा को हटा देगी, इससे न केवल उसके अपने वोट बैंक यानी जाटों को चकित किया है, बल्कि आरक्षण का लाभ उठाने वाली अन्य जातियों में भी इसका विपरीत प्रभाव देखा गया है। क्योंकि कांग्रेस अपने चुनाव प्रचार के दौरान अपनी भविष्य की आरक्षण नीति का ब्लूप्रिंट जनता के सामने सही से नहीं रख पाई है। कांग्रेस के आंकड़े बताते हैं कि जाटों के ध्रुवीकरण ने उसके प्रदर्शन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है। जाट बहुल सीटों पर भी कांग्रेस की सीटें भाजपा के समकक्ष हैं। 36 जाट बहुल सीटों में से कांग्रेस 18 पर अग्रणी रही है, जो कि भाजपा से केवल 2 सीटें अधिक हैं। हुड्डा परिवार के प्रभाव को चुनौती देने के लिए भाजपा ने जाट समुदाय के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाने के लिए कांग्रेस पर लगातार आरोप लगाए हैं। पार्टी ने हुड्डा परिवार पर रोहतक में अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने और भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल में राज्य के असमान विकास के लिए आलोचना की। सितंबर में हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुड्डा परिवार पर व्यंग्य करते हुए कहा, हमने वह समय देखा है जब विकास के लिए आवंटित धन सिर्फ एक जिले तक सीमित था। हरियाणा का हर बच्चा जानता है कि वह धन कहाँ गया। हरियाणा में मिली हार के मद्देनजर हुड्डा और कांग्रेस को अपनी रणनीति में सुधार करना आवश्यक हो सकता है। कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक विचारधारा की प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए हुड्डा को अधिक समावेशी राजनीति की दिशा में बढ़ना होगा। कांग्रेस को भी किसी एक समुदाय के साथ पहचाने जाने का जोखिम नहीं लेना चाहिए। एक ऐतिहासिक पार्टी के रूप में कांग्रेस को केवल एक समुदाय विशेष की राजनीति करने वाली पार्टी की पहचान बनाने का खतरा नहीं उठाना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीति से संन्यास की संभावना के साथ उनके उत्तराधिकारी दीपेंद्र हुड्डा को भी इस दिशा में बढ़ना होगा। हरियाणा के वर्तमान चुनाव में हार जीत का अंतर बहुत कम है। हालांकि हुड्डा की जाट प्लस राजनीति केवल 0.85% वोट से चूक गई और उनके मुख्यमंत्री बनने का सपना भी टूट गया, परंतु भाजपा इस मामले में कांग्रेस और हुड्डा से अब एक कदम आगे निकल गई है। प्रदेश की जनता और जाट केंद्रित राजनीति में ध्रुवीकरण गहरा गया है। आने वाले समय में भी जाट बनाम नॉन जाट के इस साइलेंट मुद्दे के कमजोर होने के आसार बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं।
ऐसे में अपने एकमात्र जाट नेता दीपेंद्र हुड्डा और भूपिंदर हुड्डा और जाट वोट के सहारे सत्ता में आना असंभव है।